हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे अपने सेकंड चैप्टर को एक कहानी की फॉर्म में। ये कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जिनको मिस नहीं किया जा सकता। मेरी पूरी कोशिश होगी कि कम समय में मैं आपको सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर दूं और कहानी की फॉर्म में, ताकि आप ज़्यादा थके ना और ज़्यादा बोर ना हो। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं मिस नहीं करूँगी। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए। अगर आप थक जाएं तो आप बीच में उसको बंद कर सकते हैं। तो आपका चैप्टर है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि साइकोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं मेंटल प्रोसेसेस को, बिहेवियर को, ओवर्ट और कोवर्ट दोनों बिहेवियर को, और हमारे एक्सपीरियंसेस को। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक साइंटिस्ट की तरह अपनी चीज़ों को स्टडी करते हैं, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हैं। उनकी जो स्टडी होती है बड़ी ऑब्जेक्टिव होती है, बड़ी सिस्टमैटिक होती है, और उस चीज़ को दोबारा से टेस्ट किया जा सकता है, उनके फाइंडिंग्स को चेक किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे वो मेथड्स का यूज़ करते हैं। इस चैप्टर में हम उन सब के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है जो एनसीईआरटी की बुक में, वो है हमारे 5 गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। अब ये 5 गोल्स हैं: डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन। इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसको सुनकर शायद आपको हंसी भी आ जाएगी। अब ये डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल और एप्लीकेशन कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो आप इसको एक बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। आप सबके पास फ़ोन होते हैं, आप फ़ोन में अपनी डीपी लगाते हैं और क्या करते हैं कि अच्छी से अच्छी डीपी लगाते हैं और दूसरों को कॉपी करते हैं। तो इसके लिए 1 वर्ड आप अपने लिए या 1 सेंटेंस एक आसानी से बना सकते हैं: डीपी एक्सीलेंट, कॉपी ऑल। अब यहाँ पर ये पेपर में मत लिखाना, नहीं तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। डीपी एक्सीलेंट, कॉपी ऑल, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए बताया गया है ताकि आप 5 गोल्स में से कोई भी भूले ना। तो डीपी में आपका डी है डिस्क्रिप्शन, पी है प्रिडिक्शन, ई है एक्सीलेंट वाला एक्सप्लेनेशन, और सी है आपका कंट्रोल, और ए है एप्लीकेशन। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो हमारे 5 गोल्स हैं साइकोलॉजी को हम जो स्टडी करते हैं, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करते हैं, उसमें हमारा डी डिस्क्रिप्शन में मतलब है हम जिस भी बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उस बिहेवियर को करेक्टली, क्लियरली डिफ़ाइन करें, डिस्क्राइब करें कि हम क्या चीज़ स्टडी करना चाहते हैं, हमारा कौन सा बिहेवियर रेलेवेंट है, ताकि उसको सेपरेट किया जा सके और दूसरे इररेलेवेंट बिहेवियर के साथ। वंस आपने उस डिफ़ाइन कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, कैटेगराइज कर लिया, तो इससे आपको क्या मदद मिलती है? आपको मदद मिलती है जो चीज़ आप स्टडी करना चाहते हैं, आप उस रेलेवेंट बिहेवियर को ही स्टडी करेंगे, उससे आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है। अब ये आप कैसे कर सकते हैं? आप लिस्ट उसकी बना सकते हैं, आप मेंटल मैप्स बना सकते हैं, अपने डायरी में नोट्स ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको मदद मिलती है, आपने अगर प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दिया अपने बिहेवियर को। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं एक बच्चे की, जिसको एग्ज़ाम्स के आने पर या अप्रोच होने पर उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। उसे ये पता है कि मैं जैसे ही एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं 3-4 दिन पहले मेरी एंजाइटी बढ़ जाती है। अब उसकी क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, वो क्या क्या सोचता है, वो अपने बिहेवियर को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकता है कि मुझे एक्चुअली कैसा फ़ील होता है और क्यों फ़ील होता है। अब नेक्स्ट हमारा गोल है प्रिडिक्शन का। अब अगर उसे ये पता है कि मुझे इस तरह की एंजाइटी की फीलिंग होती है एग्ज़ाम से पहले, तो उसे इतना भी पता है कि अगर एग्ज़ाम्स आएंगे और इसका कुछ नहीं किया गया तो एग्ज़ाम्स के दौरान भी मुझे एंजाइटी फ़ील होगी। इसी को हम कहते हैं प्रिडिक्शन। आपने एक बार क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया तो आप उस बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। अब आपने प्रिडिक्ट भी कर लिया, अब नेक्स्ट आपका है एक्सप्लेनेशन। भाई ऐसा आपके साथ क्यों होता है? एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उससे पहले आपको डर लग रहा है और आपको ये भी पता है कि एग्ज़ाम्स आएंगे तो मुझे डर और ज़्यादा लगेगा, तो इसको अपने आप को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है जिस बच्चे को ये ज़्यादा डर लगता हो उसके साथ पहला ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस हो चुका हो, उसके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए हों, उसका पेरेंट्स ने उसका मजाक उड़ाया हो, उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया हो, उसके टीचर्स ने उसे कुछ ऐसे सेंटेंसेस कहे हों जो बच्चे के मन को लग गए हों। तो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है।
अब सिर्फ बात यही नहीं ख़त्म होती कि हमने चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया, हमने चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लिया, हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब भाई असली काम तो हमें अब करना है कि हमें उनको कंट्रोल करना है। इस चीज़ को, इस चेन को हमें कंटिन्यू नहीं रखना। अब इसे कंट्रोल करने के लिए हमें पता होना चाहिए हम उसे कंट्रोल किस किस तरीके से करेंगे। जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। या तो किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को हम करवा सकते हैं, या उसको बढ़ा सकते हैं, या उसको कम कर सकते हैं। अब अगर हम इस कंट्रोल की बात करें जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी और उसे पता है, उसे कारण भी पता है, वो प्रिडिक्ट भी कर रहा है कि उसके साथ होगा, तो अब वो बच्चा उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करेगा? वो अपनी उस चीज़ को कंट्रोल करेगा बहुत ज़्यादा मेहनत करके और ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को रिपीट करके कि मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है, मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। वो लगातार ये पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को रिपीट करेगा, उससे उसको अच्छा फील होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसके साथ वो डेली मेडिटेशन कर सकता है, लंबी सांसें ले सकता है, थोड़ा घूम सकता है, थोड़ा दोस्तों के साथ बातें कर सकता है। इससे क्या होगा, उसकी धीरे धीरे एंजाइटी लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, उसे अपने ऊपर भरोसा होगा और वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। यही एक्चुअल चीज़ है कि हमने उसको कंट्रोल करना सिखाना है। अब नेक्स्ट हमने कंट्रोल कर लिया, अब उस चीज़ को लाइफ के अंदर एक्चुअली अप्लाई करना। हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। एप्लीकेशन का मतलब है हम जो चीज़ कर रहे हैं उससे हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएँ और वो पॉजिटिव चेंजेस स्टे करें। वो सिर्फ कंट्रोल एक दिन के लिए नहीं होगा, वो आगे की उसकी सारी परेशानियों को ख़त्म करने में उसकी मदद करेगा और ये सारी चीज़ें आपके भी बहुत काम आ सकती हैं। अब आपके लिए एक ऐसी एक्टिविटी है, अब आप सोचिए कोई भी एक चीज़, कोई भी एक पर्टिकुलर बिहेवियर, एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप उदास हो तो अपने आप से सोचिए कि मैं उदास क्यों हूँ, उस बिहेवियर को डिस्क्राइब करिए कि उदासी में मेरे साथ क्या क्या होता है, प्रिडिक्ट करिए अगर ऐसा होता है तो ऐसा कब हो सकता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं, और अगर ऐसे होते हैं तो मैं इनको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, और कंट्रोल करने के बाद अपनी लाइफ में उसको कैसे अप्लाई कर सकता हूँ ताकि मैं वो उदासी की फीलिंग्स को दोबारा ना आए और मैं एक हैप्पी पर्सन की तरह आसानी से अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो इस लेसन का है, और वो है स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। आपको इसमें 4 स्टेप्स हैं वो याद रखने हैं। स्टेप 1 है कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, सेकंड है कलेक्शन ऑफ डाटा, थर्ड है ड्राइंग कंक्लूजन्स और फोर्थ है रिवाइजिंग रिसर्च थ्योरी एंड कंक्लूजन्स। अब इसे समझेंगे कैसे ताकि ये आसानी से याद रहे। आप जिस भी टॉपिक पर, जिस भी थीम पर स्टडी करना चाहते हैं, जिस पर भी आपकी साइंटिफिक रिसर्च होना चाहती है, तो उस पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहले कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रॉब्लम को, किस टॉपिक को, किस थीम को स्टडी करना चाहते हैं। दूसरी है कलेक्शन ऑफ डाटा। हमने वंस डिसाइड कर लिया कि ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारा थीम है, इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। अब उससे रिलेटेड सारा का सारा डाटा हमें कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वो डाटा हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, किस मेथड को यूज़ करेंगे, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वो हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है हमारा ड्राइंग कंक्लूजन्स। हमने प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया, हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, अब डाटा हमारे पास बहुत सारा आ गया। अब उस डाटा को स्टडी भी तो करेंगे, एनालाइज भी तो करेंगे कि उस डाटा का मतलब क्या निकलता है। अब उस डाटा को अच्छे से स्टडी करके स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर लगाकर अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे और उसका फाइनल मीनिंग क्या आता है, क्या रिज़ल्ट आता है, उसे हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप हो गया हमारा रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। अब हमने रिजल्ट्स निकाल लिए। जब हमने अपनी साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट की थी, हमने एक हाइपोथेसिस बनाया था। हाइपोथेसिस था जो हमने एक टेस्टेबल हमने स्टेटमेंट रखी थी। अब उस स्टेटमेंट को हम देखेंगे क्या हमारे रिजल्ट उस चीज़ को प्रूव करते हैं या उसको प्रूफ नहीं करते। अगर उसको प्रूफ करते हैं तो वो थ्योरी में कन्वर्ट हो सकता है, अगर उसको प्रूफ नहीं करते तो फिर हम दोबारा से एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे और ये सारे के सारे स्टेप्स को दोबारा से करेंगे। मतलब एक नई प्रॉब्लम को कंसिडर करेंगे, उसके हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसमें एक नया प्रोसीजर फॉलो करेंगे और अच्छे से उन सारे डाटा को कलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्ली एनालाइज करके उसका रिज़ल्ट निकालेंगे और फिर से चेक करेंगे क्या वो रिज़ल्ट हैं और उनको हमें रिवाइज़ करने की ज़रूरत है
उनके हम कंक्लूजन्स को देखेंगे, क्या उसकी थ्योरी बन सकती है। इसी का लास्ट 4th पॉइंट है रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स एंड थ्योरी। चलिए एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने अपनी चीज़ में नोट किया एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, तो बच्चे स्कूलों को अटेंड करते हैं, रेगुलर रहते हैं, उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये क्या था, हमने एक प्रॉब्लम को देखा, एक स्टेटमेंट बनाई कि स्टूडेंट्स हु अटेंड स्कूल रेगुलरली गेट गुड ग्रेड्स। अब ये हो गया हमारा हाइपोथेसिस। अब हमने हाइपोथेसिस बना लिया, हमने प्रॉब्लम भी देख ली कि जो बच्चे स्कूल अटेंड नहीं करते अब उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं होते। अब क्या ये ठीक है या नहीं है हाइपोथेसिस, इसको देखने के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे। हमने 11th क्लास के सारे स्टूडेंट्स अपने स्कूल के ले लिए, जितने भी 5 या 6 आपके स्कूल के सेक्शंस हैं, सब में से डाटा कलेक्ट कर लिया कि पहले 3 महीने तक हम देखेंगे कितने स्टूडेंट्स स्कूल को हर सेक्शन में अटेंड कर रहे हैं। फिर टर्म एंड पे उनके ग्रेड्स को कंपेयर करेंगे कि क्या सचमुच ऐसा हुआ है, डाटा उस चीज़ को वेरीफाई करता है कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल में आ रहे थे उनके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं। अब ये होगा हमारा 3rd स्टेप, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसके कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना। अब हमारा 4th और लास्ट स्टेप क्या था, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो बच्चे रेगुलर थे और जो अटेंड कर रहे थे वो उस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। मतलब हमने अपने उसको हाइपोथेसिस को रिवाइज़ किया और उसको देखा कि ये तो ठीक है, तो हमने उसको अप्रूव कर दिया। पर कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे नहीं आ रहे स्कूल पर उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो उस पॉसिबिलिटी के केस में हमें फिर से दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा और हम उसमें एक्चुअल एक नया अल्टरनेटिव और न्यू हाइपोथेसिस डालेंगे कि एक्चुअल स्टडी हैबिट से आपके ग्रेड्स पता चलते हैं और वो अच्छे या बुरे होते। आप स्कूल आ रहे हैं पर आप नहीं पढ़ रहे, क्लासेस को बंक कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो सिर्फ अटेंडेंस से आपके ग्रेड्स नहीं आ रहे, आपकी स्टडी हैबिट्स उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो दोबारा से एक नया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा, दोबारा से सारा कलेक्शन ऑफ डाटा होगा और दोबारा से कंक्लूजन्स ड्रॉ होंगे और दोबारा से हम हाइपोथेसिस को या तो प्रूव करेंगे या फिर हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा ठीक नहीं है। तो ये आई होप कि आपको चारों स्टेप्स इसके अच्छे से क्लियर हो गए। एक और छोटा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इससे रिलेटेड दिया गया है जिसका नाम है अल्टरनेटिव पैराडाइम ऑफ रिसर्च। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमने रिसर्च की बात की, हमने बात की कि वो ऑब्जेक्टिव होती है, सिस्टमैटिक होती है और उस चीज़ को रिपीट करके देखा जा सकता है। यहाँ पर हम नोट करेंगे कि जब हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो बिहेवियर ओवर्ट भी होता है, कोवर्ट भी होता है। ओवर्ट जो हम बाहर से देख सकते हैं, कोवर्ट जो हमारी फीलिंग, थिंकिंग, इमोशंस, उन सब चीज़ों के साथ जुड़ा होता है जिसे हम नहीं देख सकते। तो ऐसी भी तो चीज़ें हैं, ऐसा भी है किसी के थॉट पैटर्न्स हैं जिनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम किस तरीके से स्टडी करते हैं, इसके लिए एक नया मेथड है जिसे हम इंटरप्रेटिव मेथड कहते हैं, जिसमें हम किसी एक को बहुत ज़्यादा मौका देते हैं ताकि वो अपने ओवर एक्सप्लेनेशन से जो चीज़ों को फील कर रहा है, जो उसके थॉट्स हैं, जो उसके इमोशंस हैं, जो उसके एक्सपीरियंस है, वो हमें शेयर कर सके। जब ऐसा हो रहा होता है तो रिसर्चर की पूरी कोशिश होती है कि उसके फास्ट फ्लो को रोका ना जाए और सामने वाला जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहता है उसे पूरा उसी तरह से नेचुरल फ्लो के हम अंदर सुने और बाद में इंटरप्रेटिव मेथड को यूज़ करें। ये उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम ऑब्जेक्टिवली जिनको टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि किसी एक मदर का उसके किसी बच्चे के लॉस होने पर अगर उसका दुख है तो हम उसको कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि इसका दुख 3 ग्रेड का है या 2 ग्रेड का है, इसको नंबर 2 देंगे। उसका जो दुख है वो एक माँ ही बता सकती है कि उसने क्या क्या चीज़ें फील की, उसके इमोशंस क्या थे, उसने लॉस के दौरान किन किन एक्सपीरियंस को, किन किन प्रॉब्लम को फेस किया और आज वो अपने आप को किस स्थिति में पाती है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए, इस तरह के बिहेवियर को समझने के लिए, इस तरह की फीलिंग्स को समझने के लिए ये एक अल्टरनेटिव पैराडाइम ऑफ रिसर्च के अंदर हम इंटरप्रेटिव मेथड को यूज़ करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इस लेसन का 3rd और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डाटा।
इसके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डाटा का मतलब क्या है। डाटा का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन, इसकी कोई एक वैल्यू भी हो सकती है और कोई एक फैक्ट भी हो सकता है। और डाटा से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। डाटा को हम कलेक्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट, और डाटा से हमें ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में, मेंटल प्रोसेसेस के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और ये हमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन देता है वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल होती है। डेक्टम हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, बट डाटा यूज़ करते हैं हम प्लूरल के लिए। अब इसमें हम चीज़ याद रखेंगे कि डाटा की नेचर क्या होती है। जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो जो डाटा होता है वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने कलेक्ट किया है, कौन सी मेथड से हमने यूज़ की है, क्या उसका तरीका था, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो किसी भी व्यक्ति का जिसका एक बिहेवियर हम स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है उसका बिहेवियर वर्क प्लेस पर डिफरेंट हो, उसके घर में डिफरेंट हो और दोस्तों के साथ अलग हो। तो हम किस कॉन्टेक्स्ट में उसको स्टडी कर रहे हैं, क्या सोशल कॉन्टेक्स्ट है, क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, हमें ये सारा कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि डाटा आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज़, अपने आप में अकेले में कुछ नहीं है। किस कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी कर रहे हैं, क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ये सब भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स। ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारा डाटा किस तरह का है, उसकी नेचर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप आसानी से अपने आप को रिलेट कर सकें। आपके स्कूल में बहुत सारे मैचेस होते हैं। मान लीजिए एक मैच हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है, और वहाँ पर जो रिसर्चर है वो ये स्टडी करना चाहता है कि किसका बिहेवियर एग्रेसिव है, कौन से ग्रुप में ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से खेला जा रहा है। अब वहाँ पर बच्चों की अलग अलग टीम है, अलग अलग हाउसेज हैं। कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हिट कर रहे हैं और बड़ा रफ प्ले कर रहे हैं। वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बड़ा फेयर प्ले कर रहे हैं, चाहे वो हार रहे हैं चाहे वो जीत रहे हैं, बट वो खेल को खेल के तरीके के साथ खेल रहे हैं। अब जो यहाँ पर रिसर्चर स्टडी कर रहा है उसका एम है देखना एग्रेसिव बिहेवियर की किस किस के अंदर क्या क्या टेंडेंसीज हैं, तो वो उस चीज़ को स्टडी कर रहा है। वहीं पर अगर उन बच्चों को पता चल जाए कि हमें कोई स्टडी कर रहा है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है, हमारे बिहेवियर के ऊपर चेक रखा जा रहा है, तो क्या होगा, जो बच्चे जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं क्या वो नेचुरली वही बिहेव करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो थोड़ा आर्टिफिशियल तरीके से बिहेव करेंगे, हो सकता है थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश करें। तो इस तरीके से नेचर और क्वालिटी ऑफ डाटा भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा की। बात करते हैं इनमें 4 तरीके के डिफरेंट हम टाइप्स ऑफ डाटा पर आज बात करेंगे। उनके नाम है डेमोग्राफिक डाटा, फिजिकल डाटा, फिजियोलॉजिकल डाटा एंड साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि ये 4 तरह के डाटास कौन कौन से हैं। डेमोग्राफिक डाटा की बात करें तो ये वो डाटा है जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ डील करता है। किसी भी व्यक्ति की नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और उसके कितने भाई बहन हैं, उसका कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, ये सारी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है। बात करें अगर फिजिकल इन्फॉर्मेशन की तो ये सारी की सारी जोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड होती है, इकोलॉजिकल कंडीशन से रिलेटेड होती है। इसमें हम फीचर्स को डिस्कस करते हैं कि वो हिली एरिया में रहता है, डिजर्ट में रहता है या फॉरेस्ट में रहता है। तो आपको याद रखना है कि ये सारी जोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड होती है। थर्ड है हमारी फिजियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो हमारी मेनली बॉडी से रिलेटेड होती है, जैसे हार्ट रेट क्या है, हमारा बीपी क्या है, हमारा हाइट कितनी है, हमारा वेट कितना है, हमारी लेवल ऑफ फटीग कितना है, हमारी स्लीप कितनी है, हमने पूरी स्लीप ली है कि नहीं ली है, हमारी और ब्रेन एक्टिविटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी से रिलेटेड हैं वो सारी फिजियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है। और लास्ट हमारी होती है साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हमारे डाटा में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो होती है सारी की सारी हमारे एटीट्यूड्स, वैल्यू, इंटेलिजेंस, इमोशंस, लाइक्स और डिसलाइक से रिलेटेड। ये सब कुछ इंक्लूड करता है हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड, हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड, हमारे थॉट प्रोसेस से रिलेटेड और हमारे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो डाटा क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्वांटिटेटिव डाटा हम उसे कहते हैं जिस डाटा को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम नंबर्स में, स्कोर्स में, रैंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कैटेगरीज, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और उनके पॉसिबल आंसर सिर्फ येस और नो में हो सकते हैं।
तो वहाँ पर अगर 10 स्टेटमेंट्स हैं तो हम उसमें काउंट कर सकते हैं कि इतने स्टेटमेंट्स के लिए किसी एक सब्जेक्ट ने येस दिया था और इतने सब्जेक्ट्स के लिए उसने नो दिया था, तो उसको हम स्कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की कैटेगरीज, रैंक, जैसे पोजीशन, बर्थ ऑर्डर या क्लास के अंदर क्या पोजीशन है, इस तरह की चीज़ों को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं स्कोर्स में और नंबर्स में। पर वहीं पर हमारा जो क्वालिटेटिव डाटा होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है नेचर में, और उसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन में, अपने फील्ड नोट्स में लिखते हैं और सेपरेटली डायरीज़ के अंदर मेंशन करते हैं। तो आज हमने क्या क्या इसके अंदर डिस्कस किया, हमने 4 टाइप्स के हमने डाटास को डिस्कस किया, डेमोग्राफिक, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, और हमने उसके बाद बात की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा पे। चलिए अब हम शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी, जिसके ऊपर हम डिटेल में कवर करेंगे। और हमारा पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। अब आप नोट करेंगे कि एक साइकोलॉजिस्ट जब ऑब्जर्वेशन करता है उसकी ऑब्जर्वेशन किसी और व्यक्ति से कैसे डिफरेंट होती है। आप भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, पर आप उसको चीज़ों को उस तरीके से नोटिस नहीं करते। ऑब्जर्वेशन मेथड में जब साइकोलॉजिस्ट किसी एक चीज़ को स्टडी करता है तो उसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है उसका वो होता है सिलेक्शन, सेकंड स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, और थर्ड स्टेप होता है एनालिसिस ऑफ डाटा। मतलब उसका फर्स्ट स्टेप के अंदर, सिलेक्शन के अंदर, उसका एक फोकस होता है, क्लियर कट उसे पता होता है कि मैं किस पर्टिकुलर रेलिवेंट बिहेवियर को स्टडी करूँगा, तो उसको वो प्रॉपरली सिलेक्ट कर लेता है ताकि मैं इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकूं। दूसरे में उस ऑब्जर्वेशन की वो रिकॉर्डिंग करता है। उसने सिलेक्ट कर लिया इस बिहेवियर को मुझे स्टडी करना है, पर सिर्फ उसको स्टडी ही नहीं करना, अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसकी रिकॉर्डिंग भी करनी है। कुछ चीज़ों को नोट करना और कुछ चीज़ों की मैं ऑडियो और वीडियोस बनाकर उनकी रिकॉर्ड कर सकता हूँ ताकि बाद में उनको अपने उसमें रेफ़र कर सकूँ। थर्ड होता है कि एनालिसिस ऑफ डाटा, जो उसने रिकॉर्डिंग की है और जो भी उसने नोटिस किया है उसको प्रॉपरली एनालाइज करना अपने डाटा को और उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना। एग्जाम्पल लेते हैं, एक रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कि एम्प्लॉयज़ अपना लंच टाइम के अंदर स्पेंड कैसे करते हैं टाइम को, और वहाँ पर वो जाकर लंच आवर के अंदर पूरा 1 या 2 घंटे जितना भी उनका टाइम होता है वहाँ पर बैठता है और उनको स्टडी करता है। वो ये देखता है कि कुछ लोग अकेले बैठना पसंद करते हैं। उसके पास एक नोट है जिसमें उसमें बनाया हुआ है कि लिखा हुआ है कि क्या लोग अकेले बैठ के लंच करना प्रेफर करते हैं या ग्रुप के अंदर अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच करना प्रेफर करते हैं, क्या वो ऑफिस की कैंटीन से खाना पसंद करते हैं या घर से लाया हुआ खाना पसंद करते हैं, या अगर उनका लंच ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं, क्या मोबाइल पे वीडियो देखते हैं या दोस्तों के साथ बातें करना पसंद करते हैं। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन जिसके पीछे एक स्टडी के पीछे एक थीम है, एक फोकस है, जिस पर बिहेवियर पर कंसंट्रेट किया जा रहा है, उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसे कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है, लोगों के बीच में रहा जा रहा है, उनसे बातें सुनी जा रही हैं, उनसे कुछ पूछा जा रहा है, और उसके बाद डाटा को एनालाइज करके उसके ऑर्गेनाइजेशन में बताया जा रहा है कि इस तरह की एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ इस तरह की चीज़ों को प्रेफर करते हैं। अब इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उस ऑब्जर्वेशन को अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया जाएगा तो किस तरह से एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा खुश रखा जा सकता है, क्या और चीज़ें की जा सकती हैं, उनके सजेशन एक साइकोलॉजिस्ट उनको दे सकता है, और जिनकी मदद से एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तो आउटपुट भी बहुत अच्छा आएगा और ऑर्गेनाइजेशन वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगी। अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हो सकती है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हो सकती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकती है और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकती है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का सिंपल वर्ड्स में यही मीनिंग है कि उसको नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी किया जाता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है कि जहाँ पर आप अपनी क्लासरूम के अंदर अपने टीचर से पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं कि आपकी टीचर किस तरीके से पढ़ा रही है, क्या बच्चों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, कौन सा बच्चा क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, कौन सा बच्चा बिल्कुल पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आप एंटायर पैटर्न देख सकते हैं टीचिंग लर्निंग का, उसे स्टडी कर सकते हैं। कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल क्लासरूम सिचुएशन है जिसमें क्लास है, जिसमें टीचर है, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, और आप उसको नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी कर रहे हैं। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट होता है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है ताकि एक्चुअल बिहेवियर को स्टडी किया जा सके। उसके लिए कई बार लैब सेटिंग्स की भी ज़रूरत होती है। एक तरह की और ऑब्जर्वेशन होती है जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है, जिसमें जो पार्टिसिपेंट
के बीच में जाकर रिसर्चर वहाँ पर अपनी स्टडी करता है। जैसे कि वहाँ पर अगर कुछ बच्चे हैं जो गेम्स खेल रहे हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट या जो रिसर्चर होता है वो जाकर उनका पार्टिसिपेंट बन जाता है, उनका दोस्त बन जाता है और उस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और वहाँ पर जाकर स्टडी करता है। उनकी जिस भी चीज़ को स्टडी करना चाहता है, जिस बिहेवियर पैटर्न को देखना चाहता है, जो भी उनके मूव्स को स्टडी करना चाहता है, वो जाकर एज ए पार्टिसिपेंट बनकर उनको ऑब्जर्व करता है। नॉन पार्टिसिपेंट के अंदर वो दूर से स्टडी करता है, वहाँ पर किसी को नहीं पता होता कि कौन उन्हें स्टडी कर रहा है। कई बार आप देखते हैं कि थ्रू मिरर भी देखते हैं या कमरे के अंदर कैमरा लगा दिया होता है और उसकी भी रिकॉर्डिंग चल रही होती है और बाद में उसको रेफरेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन हो रही है, यहाँ पर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हर तरह की ऑब्जर्वेशन मेथड के अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जहाँ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के अंदर हमें रियल एक्सपीरियंस मिलता है कि रियल एक्चुअल बिहेवियर क्या है, वहीं कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर कई बार कंडीशंस की वजह से बिहेवियर में चेंज आ जाता है। पार्टिसिपेंट बनकर जब आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी एक्टिविटी के अंदर, तो किसी और की प्रेजेंस से भी आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है। और नॉन पार्टिसिपेंट के अंदर क्या होता है कि आपका बिहेवियर आपको पता ही नहीं होता कि कोई स्टडी कर रहा है, तो आपका बिहेवियर नेचुरल होता है। तो इस तरह की चीज़ों से भी आपके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। बट एक ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर जो एक कमी है वो ये होती है कि यहाँ पर ऑब्जर्वर बायस भी हो सकता है। मतलब कि जो ऑब्जर्वर है वो अपने पैटर्न ऑफ थिंकिंग, अपने बिलीव्स और उन सारी चीज़ों को भी अपने उसमें लिख सकता है, अपने रिकॉर्ड्स में, अपने नोट्स में, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें हो सकता है उसको इन्फ्लुएंस करें। तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना, अच्छी नॉलेज होना कि किस तरीके से उसको यूज़ किया जा सके एक अच्छी मेथड के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जर्वेशन के हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, लेबर इंटेंसिव है और यहाँ पे ऑब्जर्वर बायस का भी चांस होता है। जो और एक इम्पॉर्टेंट मेथड के बारे में हमें बात करनी है वो हमारी है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब ये हमें याद रखना है कि एक्सपेरिमेंट किए क्यों जाते हैं साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी के अंदर कंडीशंस के अंदर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या रिलेशनशिप है, क्या कॉज है और क्या इफ़ेक्ट है, डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है, उनके इवेंट्स को स्टडी किया जाता है ताकि उनसे कंक्लूजन निकाले जा सके। इस मेथड के अंदर कुछ टर्म्स ऐसे इंपॉर्टेंट यूज़ होती हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, कोई भी चीज़ जो वेरी करती है वो कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ को ले सकता है। वेरिएबल्स की बात करें तो वो दो तरीके के हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो किसी चीज़ का कॉज होते हैं, जिनको एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करता है अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर और ये देखने के लिए क्या इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट आता है कि नहीं आता। वो जो इफ़ेक्ट होता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमें दिखाता है कि उसका रिजल्ट, उसका इफ़ेक्ट क्या है। एक और वेरिएबल होता है जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है, जो कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कंट्रोल में नहीं होते और जिससे एक्सपेरिमेंट के ऊपर उनका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। तो उस सिचुएशन के अंदर हम इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अच्छे से अपने एक्सपेरिमेंट को करके उनकी फाइंडिंग्स को निकाल सकें। जब भी हम एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज़ करते हैं, हमारा एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जो कि ट्रीटमेंट को रिसीव करता है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जहाँ पर मैनिपुलेटेड वेरिएबल नहीं होता। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम स्टडी को यूज़ करेंगे और जिसके बारे में हम जानेंगे। ये वीडियो होने वाला है लंबा और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थक गए हैं तो आप ब्रेक ले सकते हैं, इसके बाद में फिर आपका कंटिन्यू करती हूँ लेटने और डालने की स्टडी, जो कि समझनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेटने और डार्ले ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी की, बहुत ही अच्छा एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर किया एज अ पार्टिसिपेंट। हुआ क्या, उनको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में बुलाया गया और उनको इस तरह का इंप्रेशन दिया गया कि उनका किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंटरव्यू लिया जाएगा, और स्टूडेंट्स आते गए और उनको रूम में भेजते गए और उनको एक क्वेश्चनर दे दिया गया कि इसको फिल करो फिर आपको बुलाया जाएगा। पर वहाँ पे 3 तरह के रूम्स थे। जब कोई एक आता था तो उसे एक ऐसे रूम में भेज दिया जाता था जिस रूम के अंदर सिर्फ एक बच्चा बैठता था। ऐसे ही एक और रूम था जहाँ पर
पहले ऑलरेडी 3 लोगों को बिठाया गया, और फिर एक और ऐसा रूम था जिसके अंदर एक पार्टिसिपेंट को भेजा जाता था, पर वहाँ पे 2 कॉन्फिडेंट्स ऑलरेडी बैठे होते थे और जिनको बताया होता था कि कुछ भी हो जाए आपको किसी भी परिस्थिति के अंदर कोई एक्शन और कोई रिएक्शन नहीं देना। अब इस स्टडी के अंदर था क्या, जब ये जाकर अलग अलग रूम्स के अंदर बैठते थे तो जो एक पहली कंडीशन थी जिसके अंदर सिर्फ एक पार्टिसिपेंट बैठा हुआ था वो तो था हमारा कंट्रोल ग्रुप, और बाकी के जो 2 सिचुएशंस थे वो हमारे थे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी एक था जिसके अंदर ट्रू पार्टिसिपेंट्स थे और वो थे 3, और जो दूसरा ग्रुप था उसमें एक पार्टिसिपेंट था ट्रू पार्टिसिपेंट, पर 2 कॉन्फिडेंट्स थे जिनको कहा गया था कि आपको किसी भी तरह से कोई एक्शन और कोई रिएक्शन नहीं देना, चाहे रूम के अंदर कुछ भी हो। अब जैसे ही वो बैठते हैं और अपना क्वेश्चनर भरना शुरू करते हैं, कुछ टाइम बाद वहाँ पर दीवार में से किसी एक छेद के अंदर से वहाँ से स्मोक आनी शुरू हो जाती है, और स्मोक धीरे 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 कमरे के अंदर फैलती चली जाती है, जिससे जो वहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं उनको सांस लेने में और देखने के अंदर मुश्किल होती है। स्टडी यही थी कि उनको देखा जाए कि कौन कितने टाइम पर आपको ये इमरजेंसी को रिपोर्ट करता है। तो देखा क्या गया कि जो एक अकेला स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट बैठा था एक रूम के अंदर, उसने सबसे ज़्यादा बार इमरजेंसी को रिपोर्ट किया सबसे जल्दी, और वहीं पर जो 3 एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स थे वो दूसरे नंबर पर आए। पर जो थर्ड रूम के अंदर जहाँ पर सिर्फ एक अकेला पार्टिसिपेंट था और 2 कॉन्फिडेंट्स थे जिनको वो बार बार मुड़ मुड़ के देखता रहा और जिनको ऑलरेडी पहले ही कहा गया था कि आपको किसी तरह का रिएक्शन नहीं देना, वो उस रूम में काफ़ी देर तक बैठा रहा और उसका जो परसेंटेज था उसने काफ़ी देर बाद रिपोर्ट किया। तो इस तरह की फाइंडिंग से उनको क्या पता चला कि उनको ये पता चला कि जब किसी भी एक इस तरह की सिचुएशन होती है, चाहे सारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस सेम हो, तीनों रूम एक जैसे थे, वहाँ पर एक तरह की एड की स्मोक आ रही थी और उतना ही फैल रहा था, उसी तरह का टेम्परेचर था, किसी और चीज़ के अंदर चेंजेस नहीं थे, सिर्फ कंडीशंस को क्रिएट किया गया था। एक में अकेले को बिठाया गया था, एक में 3 एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स बिठाए गए थे और एक के अंदर एक पार्टिसिपेंट्स के साथ 2 कॉन्फिडेंट्स को बिठाया गया था, ये देखने के लिए, ये नोट करने के लिए कि इमरजेंसी को कौन कितनी जल्दी रिपोर्ट करता है। तो कंट्रोल ग्रुप में जो कि जिसमें सिर्फ था उसने सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से बेसिकली वो ये प्रूव करना चाहते थे, ये लोगों को बताना चाहते थे कि लोगों की प्रेजेंस से आप देर से डिसीजन लेते हैं, ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करते। यही उन्होंने फाइंडिंग्स की और उनका यही उसका वो था कि अगर आप अकेले होते हैं और इमरजेंसी है तो आप वेट नहीं करते और फटाफट आप उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं और उस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं। बट वहीं पर रूम के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 और लोग भी हैं और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं थोड़ा देर और वेट करता हूँ, शायद ये बोलेगा, शायद ये बोलेगा। तो उस चीज़ के अंदर आपके अंदर क्या होता है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट देते हैं और वो सोचते हैं कि दूसरा रिएक्ट करेगा, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लेकर एक्ट नहीं करते। आपको एक और चीज़ याद रखनी है, वो याद रखनी है परसेंटेज की। जो बच्चा अकेला बैठा हुआ था, जो पार्टिसिपेंट अकेला बैठा हुआ था, उसने 75% टाइम उसने रिपोर्ट की इमरजेंसी, और जहाँ पर 3 एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स बैठे थे उन्होंने 38% ऑफ द टाइम उन्होंने इमरजेंसी को रिपोर्ट किया। वहीं पर जो और 2 कॉन्फिडेंट्स के साथ बैठे हुए थे उन्होंने सबसे कम रिपोर्ट किया, अबाउट 10% ऑफ द टाइम। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको एक अच्छे एक्सपेरिमेंट के लिए कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेनली हम इनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स, सिचुएशनल या एनवायरमेंटल वेरिएबल्स या सीक्वेंशियल वेरिएबल्स। ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स की बात करें तो ये इंटरनल फोर्सेस होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी होती है, उनकी इंटेलिजेंस होती है, उनकी पास एजुकेशन, उनका एंजाइटी लेवल, उन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे सिचुएशनल और एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं, एक्चुअल सिचुएशंस होती हैं वहाँ की, जैसे कि नॉइस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे हमारे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में आते हैं। सीक्वेंशियल वेरिएबल्स की बात करें तो क्या क्या प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट के अंदर फॉलो किया जाता है, क्या उसको रिपीट किया जाता है, तो इस सारी कंडीशन से पार्टिसिपेंट्स के अंदर क्या क्या फ़र्क आते हैं। कई बार प्रैक्टिस इफेक्ट्स हो जाते हैं, कई बार एक्सपेरिमेंटल फटीग हो जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमारे इंटरप्रिटेशंस डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स की, डिफरेंट वेज की, जिनसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है मिनिमाइज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। कोशिश करनी चाहिए कि एक्स्ट्रा जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो नॉइस है, टेम्परेचर है, उन सबको हम कंट्रोल कर सकें और इन सिचुएशंस को, एनवायरमेंटल को कंट्रोल में कर सकें। उसके लिए सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कम से कम हो और हमारे सिचुएशंस उसके अंदर एक जैसे रहें। अगर इनको कम करना पॉसिबल नहीं है तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट ये सेम रहने चाहिए। सेकंड जो इसका वे है वो है मैचिंग का। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, अगर हम
ग्रुप्स को ऐसे स्टडी कर रहे हैं या बना रहे हैं ग्रुप, और हमारे पास हाई इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं और ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी लो इंटेलिजेंस है, तो हम क्या करते हैं कि एक को हम पार्टिसिपेंट को हाई इंटेलिजेंस वाले को डालते हैं और दूसरे को हम लो इंटेलिजेंस वाले को डालते हैं। इसी तरह से हम अपने ग्रुप्स को बना लेते हैं ताकि उनके अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और हम उनके अंदर मैचिंग कर सकें। जो हमारा थर्ड है वो है काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्डर इफेक्ट्स को या कैरी ओवर इफेक्ट्स को हम कोशिश करते हैं कि हम उनको कंट्रोल कर सके। जैसे कि अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें तो एक पार्टिसिपेंट अगर उस चीज़ को कर रहा है और उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है तो कई बार वो कैरी कर लेता है, बट अगर उसको डिफरेंट सीक्वेंस दी जाती है, डिफरेंट ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस इफेक्ट्स इसमें नहीं आते हैं। और एक और बात करें तो रैंडम असाइनमेंट्स की हमारे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा बेटर होते हैं अगर हम सब्जेक्ट्स या पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसी तरह का इसमें कोई बायस नहीं होता। रैंडम असाइनमेंट का मतलब होता है कि हर सब्जेक्ट को फेयर चांस मिलता है कि वो चाहे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाए चाहे वो कंट्रोल ग्रुप में जाए। तो इसमें ये रैंडम असाइनमेंट के अचड़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हमारा बेटर हो सकता है। आइए बात करते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट और क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स की। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कौन से होते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को नेचुरल सेटिंग के अंदर जैसे होम, स्कूल, यहाँ पर अपना कैरी आउट करता है और ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और अकॉर्डिंगली एलोकेट करता है पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में। जैसे कि किसी एक रिसर्चर को स्टडी करना है कि क्या लेक्चर मेथड या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इन दोनों में से कौन सा बेटर है, तो वो क्या कर सकता है, एक स्कूल में विजिट कर सकता है और वहाँ 2 डिफरेंट क्लासेस के अंदर, एक में जहाँ पर नॉर्मल टीचिंग को फॉलो किया जा रहा है वहाँ पर दूसरे ग्रुप के साथ को फॉलो किया जा सकता है। बाद में लर्निंग सेशन के साथ कंप्लीट और कंपेयर करके उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है कि क्या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ज़्यादा बेटर है। वहीं पर जो क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट किया जाता है, उनको वेरी नहीं किया जाता, उनको मैनिपुलेट नहीं किया जाता। एक और चीज़ जो याद रखने वाली है वो यहाँ पर कि रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होता। ये क्वाजी एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर वहीं पर होते हैं जहाँ पर एक सिचुएशन जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर पहले हो चुकी होती है, जैसे कोई सुनामी या अर्थक्वेक या इस तरह की कोई भी चीज़, कोई इवेंट जब हो चुका है और वहाँ पर हम उन सिचुएशंस को स्टडी करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर रैंडम असाइनमेंट यूज़ नहीं करते और वहाँ पर हम किसी भी तरीके से वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते, हम वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हम इम्पॉर्टेंट मेथड को स्टडी करेंगे उसका नाम है कोरिलेशनल रिसर्च। ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है जिसके अंदर हम ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि क्या 2 वेरिएबल्स के बीच में किसी तरह की रिलेशनशिप है या नहीं है। जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई एफर्ट नहीं किया जाता एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करने का। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जाती। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें कि एक्सरसाइज और फिटनेस लेवल को हम देखना चाहते हैं क्या एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, क्या आपस में इनका किसी भी तरीके का रिलेशनशिप है या नहीं है, तो हम उसको कोरिलेशन मेथड के थ्रू हम उसको स्टडी कर सकते हैं। एक और चीज़ जो खास याद रखने वाली है कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंटल मेथड से डिफरेंट है। जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड हम वहाँ पर देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम कॉजेशन को स्टडी नहीं करते। कोरिलेशन का मतलब ये नहीं है कि किस चीज़ से क्या हो रहा है, बट यहाँ पर कोरिलेशन का मतलब है कि क्या 2 चीज़ें जिनको हम 2 वेरिएबल्स जिनको हम स्टडी कर रहे हैं क्या उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई कोरिलेशन है, क्या उनके बीच में स्ट्रेंथ है, क्या वो बॉन्ड या स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रॉन्ग है या क्या वो कमज़ोर है। इस तरह की चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें एक्सरसाइज और फिटनेस लेवल का, तो एक और चीज़ जो हमें याद रखने वाली बात है कि कई बार जब हम स्टडी करते हैं वेरिएबल्स को तो एक थर्ड वेरिएबल भी होता है जो उस चीज़ के ऊपर असर डालता है। इस केस में जहाँ पर एक्सरसाइज और फिटनेस लेवल है वहाँ पर थर्ड वेरिएबल एक हेल्दी डाइट हो सकता है जिसकी वजह से एक्सरसाइज करने से फिटनेस लेवल और मेंटेन किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और ज़ीरो कोरिलेशन। आइए बात करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कोरिलेशन के बारे में। पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में सिंपल चीज़ है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है। जैसे इसकी एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि हम ज़्यादा ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं तो हमारी ज़्यादा ही कैलोरीज बर्न होती हैं। ये हमारा परफेक्ट एग्जांपल है कोरिलेशन का, पॉजिटिव कोरिलेशन का। और परफेक्ट कोरिलेशन को डिनोट किया जाता है +1 के साथ वैल्यू,
और अगर नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो वहाँ पर अगर एक वैल्यू एक वेरिएबल की बढ़ती है तो दूसरे की दूसरी वेरिएबल की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे अगर हम ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलेंगे तो हमारे स्कोर्स डाउन चले जाएंगे। तो ये हमारी जो एग्जांपल है ये एक नेगेटिव कोरिलेशन की है। वहीं पर एक और चीज़ होती है जिसे हम ज़ीरो कोरिलेशन कहते हैं, जिसका मतलब होता है किसी दो वेरिएबल के बीच में किसी भी तरीके का सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल लें अमाउंट ऑफ फूड ईटन और इंटेलिजेंस, इनका क्या रिलेशन है, तो इनका कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है, तो इसकी वैल्यू ना +1 और ना -1 के बीच में आएगी। जो परफेक्ट वैल्यू होती है वो +1 और -1 के बीच में आती है। ज़ीरो कोरिलेशन की वैल्यू 0 होती है या नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप की वैल्यू बहुत ही कम होती है, जैसे 0.2 या 0.3। तो अब आप याद रखेंगे कि अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू वेरी करती है तो वो +1 से लेकर -1 तक वेरी करती है। नेक्स्ट मेथड ऑफ रिसर्च जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है सर्वे रिसर्च। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत की जाती है, एक सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है, उनके ओपिनियंस उनके एटीट्यूड्स लिए जाते हैं, उनको कंपाइल किया जाता है और अपने अपने रिजल्ट्स को इन्फर किया जाता है। सर्वे रिसर्च डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करता है। इसमें पर्सनल इंटरव्यूज़ आते हैं, क्वेश्चनियर्स आते हैं, टेलीफोनिक सर्वेज आते हैं और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन आते हैं। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए अब हम बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यूज़, क्वेश्चनियर्स और टेलीफोनिक सर्वेज की। अगर हम बात करें पर्सनल इंटरव्यूज़ की तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड के अंदर क्वेश्चंस पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, सेम फॉर्मेट के अंदर नंबर टू नंबर हमें वही क्वेश्चंस वैसे ही पूछने होते हैं, ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते, हम किसी तरह के अपने कोई चेंजेस नहीं कर सकते। वहीं पर अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर हम अपने आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, उनके ऑर्डर और उनके सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा है क्वेश्चनियर। अब क्वेश्चनियर के अंदर हम जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ओपन एंडेड भी होते हैं और क्लोज एंडेड भी होते हैं। क्लोज एंडेड में उनके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती, जो चॉइसेस दी होती हैं उन्हीं में से उनको सिलेक्ट करना होता है। और ओपन एंडेड के अंदर उनके पास चॉइस होती है और वो अपने तरीके से उसको आंसर कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो टेलीफोनिक सर्वे होता है और टेलीफोनिक सर्वे के अंदर हम उनसे एक तरह से इंटरव्यू भी ले सकते हैं, हम उनसे बातचीत करके अपने कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार इस तरह से टीवी के ऊपर आप आते हैं और टेलीफोन के थ्रू, आप मैसेज के थ्रू आप उनको सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट करके अपने कोई रिस्पांस, अपने कोई ओपिनियन आप दे सकते हो। तो ये सारे आते हैं टेलीफोनिक सर्वे के अंदर। इस तरह के इनके हर तरह के सर्वे के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड के अंदर आपको पता है कि ये चीज़ें पूछनी है और उसी ऑर्डर में पूछनी है तो आप स्ट्रक्चर्ड रहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ज़्यादा रिच इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वहीं पर टेलीफोनिक सर्वे के अंदर जब आपको पता है कि सामने वाले की कोई आइडेंटिटी आपसे किसी तरह से वो इन्फ्लुएंस नहीं है तो आप एक्चुअल और अपनी राय, उसको करेक्ट राय देना पसंद करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेथड की और जिसका नाम है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बिलीव करती है डिफरेंशियल पर्सपेक्टिव पे। इसका बेसिक अजम्पशन है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, उसके अंदर कुछ ट्रेट्स होते हैं जो दूसरों से अलग होते हैं और ये जो ट्रेट्स होते हैं स्टेबल होते हैं और इन ट्रेट्स को मेजर किया जा सकता है। इनमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी और समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो टर्म्स है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर एक रिसर्चर किसी एक स्टडी को कर रहा है, कुछ उसके रिजल्ट्स हैं, कुछ उसके फाइंडिंग है और दूसरा रिसर्चर उस चीज़ को करता है तो उसे भी ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट्स मिलें। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर जो किसी भी तरह के टेस्ट के अंदर फॉलो किया जाना चाहिए। उसको एडमिनिस्टर करते हुए, उसको स्कोर करते समय कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिसर्चर अगर टेस्ट को बनाता है तो उसके साथ एक बुकलेट बनाता है, एक मैनुअल बनाता है जिसमें पूरी डायरेक्शंस लिखी होती हैं कि टेस्ट को एडमिनिस्टर कैसे करना है, कितने लोगों पर करना है, कितना लंबा टेस्ट है और किस तरह से इसको स्कोर किया जाएगा। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर होता है, उसी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप अपनी तरीके से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और नेक्स्ट चीज़ है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। अगर एक व्यक्ति को एक ये टेस्ट दिया गया है, क्या वो रिलायबल है ये हमें पता कैसे चलेगा? अगर वो उसका स्कोर सेम आता है। अगर एक इंटेलिजेंस टेस्ट पे मैंने किसी पार्टिसिपेंट को एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया और उसका एक बार आया इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर IQ 130 और दूसरी बार आया 80, तो क्या आप सोचते हो कि ये रिलायबल होगा? ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होगा क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स नहीं है। मतलब दो अलग टाइम पर उसके जो रिजल्ट्स थे वो मैच नहीं किए। अब इसके अंदर ये है दो तरीके की रिलायबिलिटी है, एक है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी और एक है स्प्लिट है
स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी टेस्ट, रीटेस्ट। रिलायबिलिटी के अंदर रिलायबिलिटी को जो टेस्ट किया जाता है 2 डिफरेंट ओकेशंस पे किया जाता है, मतलब एक ही पार्टिसिपेंट को एक बार टेस्ट दिया जाता है और कुछ महीनों के बाद या कुछ टाइम के बाद उसको दोबारा टेस्ट दिया जाता है और देखा जाता है कि क्या ये टेस्ट रिलायबल है कि नहीं है। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के अंदर क्या होता है कि हम एक ही जो टेस्ट है उसके अंदर अगर हमारे 25 टेस्ट आइटम्स हैं तो हम उनको डिवाइड कर देते हैं, हाफ हाफ के अंदर इक्वली डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हमने एक बार सारे ऑड ले लिए और एक बार हमने सारे इवन ले लिए और उसकी रिलायबिलिटी को देखा कि क्या इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर है कि नहीं है। वैलिडिटी का मतलब है कि कोई भी एबिलिटी जिसको डिज़ाइन करने के लिए टेस्ट बनाया गया है, क्या वो वही चीज़ मेजर कर रही है या कुछ और मेजर कर रही है। हम बात करें कि इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर ये इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है और ये कुछ और ही मेजर कर रहा है। ये फिज़िक्स के किसी फंडामेंटल के प्रोसीजर को या प्रिंसिपल को उसको देख रहा है। तो हम बात कर रहे हैं जिस चीज़ की, जिस एबिलिटी की, जो भी टेस्ट हमने डिज़ाइन किया है या जो भी रिसर्चर जिसको यूज़ कर रहा है वो एक्चुअली उस चीज़ को मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये हमें पता चलता है वैलिडिटी से। और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है नॉर्म, उसके बारे में भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका मतलब है एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। अगर किसी एक ग्रुप को टेस्ट देते हैं, किसी एक बच्चे का टेस्ट के अंदर कोई स्कोर आया, एक बच्चे का स्कोर आया 500, उस बच्चे को ये पता ही नहीं है कि 500 का जो स्कोर मेरा आया है क्या ये एक अच्छा स्कोर है, क्या ये बुरा स्कोर है। अब उसको ये पता कैसे चलेगा अगर वो किसी से कंपेयर करेगा। तो एक एवरेज नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप होती है, वो डिसाइड करती है, जिससे पता चलता है इस तरह के बच्चे को कि मेरी परफॉर्मेंस और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है या मेरी परफॉर्मेंस बुरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो है टाइप्स ऑफ टेस्ट। जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो हम उनको 3 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल। अगर हम बात करें कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम इनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट के अंदर सब्जेक्ट का लिटरेट होना या उसे लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी है और इसमें वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। और नॉन वर्बल की बात करें तो ये हम ट्रेट लोगों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंबल्स, पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस का यूज़ होता है, जैसे रेवंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। और थर्ड टाइप है परफॉर्मेंस टेस्ट। इसे बोथ लिटरेट और इलिटरेट ग्रुप के साथ यूज़ किया जा सकता है, जैसे कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। अगर हम बात करें मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये टेस्ट किस तरह से एडमिनिस्टर किया गया है उसके बेसिस पर हम इसको इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, जहाँ पे रिसर्चर या उसको जो टेस्ट दे रहा है वो बिल्कुल उसके सामने फेस टू फेस बैठता है और नोट्स लेता रहता है। ये थोड़ा टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग होता है। वहीं पर ग्रुप टेस्ट के अंदर एक ग्रुप के ऊपर ये टेस्ट दिया जाता है जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है, पूरे ग्रुप को दिया जाता है और उनके रिकॉर्ड्स जो लिए जाते हैं उनको आंसर किया जाता है, अकॉर्डिंगली उनके स्कोर्स निकाले जाते हैं। अगर हम बात करें कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल के बेसिस पे, तो डिफ़िकल्टी लेवल के बेसिस पे हम इसको स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। स्पीड टेस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है और इसी टाइम लिमिट के अंदर आपको वो टेस्ट कंप्लीट करना होता है, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह के टेस्ट होते हैं तो वो स्पीड बेस्ड होते हैं। वहीं पर पावर टेस्ट के अंदर आपकी कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं होती। और यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो टेस्ट आइटम्स होते हैं वो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी में लगाया जाता है। मतलब अगर आपसे 10th या 12th नंबर का अगर आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा, टेस्ट आइटम नहीं निकल रहा, तो उसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो 20 और 25th पे जो टेस्ट आइटम होगा वो भी आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसे होता है। बात करते हैं हमारी एक नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड की, जिसका नाम है केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर केस कौन है। केस हो सकता है कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी इवेंट, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं। ये एक टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अप्रोच है जहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस केस के बारे में हम ड्रॉ कर सकें। जैसे कि एक केस स्टडी के अंदर हम एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को हम कवर करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे उसके रिलेशनशिप्स हों, चाहे उसका हेल्थ रिकॉर्ड हो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन किसी एक इंडिविजुअल के बारे में या जो भी हमारा केस है उसके बारे में कोशिश करते हैं कि हम इकट्ठी कर सकें और फिर लास्ट में हम उसको एनालाइज करते हैं। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट स्टडी करना चाहता है किसी केस को, तो इसका मतलब होता है कि वो उसके अंदर किसी
तरह की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना चाहता है। कोई भी एक केस को समझने के लिए उसको हो सकता है कि अगर उसको वो स्टडी करे तो एक उसे बेटर इंसाइट मिले और वो फ्यूचर में उसे एक फर्दर रिसर्च के अंदर हेल्प करे। एक केस लेते हैं एक बच्चे का जिसका नाम था जिनी विली, और ये केस क्यों स्पेशल था जिसका मैं मेंशन यहाँ पर करना चाहूँगी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसको टोटल सोशल आइसोलेशन के अंदर बड़ा किया गया था। पेरेंट्स की तरफ से उसका बिल्कुल लिटिल या नो ह्यूमन कांटेक्ट था। एक रूम के अंदर एक पॉटी चेयर के साथ उसको बांध के रखा गया था। तो जब साइकोलॉजिस्ट को ये केस मिला और पता चला इस लड़की के बारे में, तो करीबन उसकी उम्र 12 से 13 साल के बीच में थी, और वो जानना चाहते थे कि इस तरह से 12 और 13 साल की उम्र तक जहाँ पर बच्चे का कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं रहा या कम से कम रहा है और बच्चा कुछ नहीं सीख पाया, तो क्या इस उम्र के अंदर उसके साथ अगर कोशिश की जाए और उसे नर्चरिंग एनवायरनमेंट दिया जाए तो क्या उसके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जिनको हम विकसित कर सकते हैं। क्या उसकी लैंग्वेज डेवलप हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज का भी एक क्रिटिकल पीरियड होता है जहाँ पर उसके अंदर बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है। तो कुछ ऐसी थ्योरीज जैसे कि अलग अलग लोगों ने कहा था, किसी ने कहा था एक नेचुरल एबिलिटी होती है, बच्चा लैंग्वेज तो सीख ही लेता है पर एक उम्र उसकी होती है। तो इस तरह के सिचुएशंस और इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए एक बहुत सारी टीम बनी जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट पे थे और उन्होंने इस लड़की को स्टडी करना शुरू किया। और इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको हम अपने लैब के अंदर नहीं कर सकते, उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ये इनह्यूमन है, हमारे उसके खिलाफ है। हम किसी बच्चे को रख सकते या अकेला नहीं रख सकते क्योंकि हमें उसकी स्टडी करनी है। तो इस तरह की केसेस से हमारी न्यू लर्निंग होती है, हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं जो कि फर्दर हमें हेल्प करती हैं बिहेवियर को समझने में। और इसकी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस के हम अंदर कह सकते हैं कि हमें इन डेप्थ स्टडी होती है, एक पर्टिकुलर केस को हम स्टडी करते हैं और उसके हर एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, और जिससे कि हमें न्यू लर्निंग होती है, हमें नई नई चीज़ें पता चलती हैं जो हम फर्दर अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमें हेल्प होती है कि हम रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से पास्ट इवेंट्स का आज के इवेंट्स के साथ रिलेशन है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि हम इनको रेप्लिकेट नहीं कर सकते, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कई बार ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रिसर्चर्स की होने की वजह से कई बार केसेस के ऊपर कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप जाकर उसको रीड करें ताकि एक साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझने में आसानी हो कि किस तरह से एक डिफरेंट केस अलग अलग चीज़ों को समझने में एक साइकोलॉजिस्ट की मदद करता है और किस तरह से और लोग उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। इनमें लिमिटेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट। जहां और साइंस के अंदर हमारे जो मेजरमेंट्स हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब उनकी हम जब भी मेजर करते हैं तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। और वहीं पर हम साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, एटीट्यूड की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें या वैल्यूज़ की बात करें, तो इनमें कोई ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं होता। तो हम हमेशा जब भी बात करते हैं इनके रिलेटिव रेफरेंस में लेकर किसी और के लेवल में लेकर उसको बात करते हैं। यहाँ पर ट्रू ज़ीरो पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होता। जो दूसरी हमारी चीज़ है वो है रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स, मतलब जिन भी हम टूल्स को, मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी जो टूल्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर यूज़ हो रही हैं और वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं और दूसरे के अंदर ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे। इसका एग्जाम्पल है, अगर हमने कोई एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया और उस इंटेलिजेंस टेस्ट को हम अर्बन सेटिंग के अंदर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अर्बन सेटिंग के बच्चे उसको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट वो रूरल एरिया के अंदर या ट्राइबल एरिया के अंदर बच्चों की परफॉर्मेंस वहाँ पर ठीक नहीं आती है। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर डिफरेंट है, इसलिए जिस टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो थर्ड वन है वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी क्वालिटेटिव डाटा को हम इंटरप्रेट करते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव होने की वजह से एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो उसके इंटरप्रिटेशन दूसरे किसी इन्वेस्टिगेटर से डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरह के सब्जेक्टिव जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हो रही हैं वहाँ पर अगर है कि एक की बजाय दो इन्वेस्टिगेटर्स हो और वो दोनों आपस में स्टडी करने के बाद इवनिंग के अंदर अपने व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करें और किसी एक फाइनल एग्रीमेंट पर मिलें कि ये हमारा मीनिंग है, ये हमारा कंक्लूजन है, और उस चीज़ को ड्रॉ करें।
नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। एथिक्स की बात करें तो ये हमारी गाइडलाइंस हैं जिनको साइकोलॉजिस्ट को या जो भी रिसर्च को कैरी कर रहा है उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पार्टिसिपेंट की रिस्पेक्ट करे और जो भी उसकी स्टडी हो रही है वो बेस्ट इंटरेस्ट हो उसमें पार्टिसिपेंट का भी और सोसाइटी का भी। कुछ चीज़ें जो खास ध्यान रखने वाली हैं उनमें कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा सोर्स है, जिसका मतलब है कि एक प्राइवेसी उसकी जो है वो मेंटेन की जाए। अगर हम डाटा ले रहे हैं तो उस डाटा को हम कोड फॉर्म में ले सकते हैं और आइडेंटिटी को डाटा के साथ हम कोड में लगा सकते हैं और रिसर्च स्टडी ख़त्म होते ही इस लिस्ट को, जो आइडेंटिफिकेशन की लिस्ट है, इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि कोई और उस चीज़ को यूज़ ना कर सके। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन की बात करें तो हर पार्टिसिपेंट को ये कंप्लीट राइट है कि उसको वो खुद सेलेक्ट करे कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। स्टडी में किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो थर्ड चीज़ है वो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टडी के बारे में। अगर पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा यंग है या किसी भी तरह से इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है तो उसके गार्जियन से परमिशन लेना और कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो भी स्टडी से पहले। विड्रॉल राइट्स की बात करें तो हर पार्टिसिपेंट को ये पूरा हक है कि वो स्टडी को अगर बीच में छोड़ना चाहता है तो वो उसको छोड़ के जा सकता है, चाहे उससे स्टडी के रिजल्ट्स पर कोई भी असर पड़ता हो। डीब्रीफिंग की बात करें तो डीब्रीफिंग जनरली कंप्लीशन ऑफ स्टडी के बाद होती है और जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स के साथ रिजल्ट्स बताए जाते हैं, उनके साथ शेयर किया जाता है। अगर किसी भी तरीके से उनको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, किसी भी तरह का डिसेप्शन हुआ है तो उस चीज़ को करेक्ट किया जाता है और बाद में उसे क्लियर कट उसको बताया जाता है कि ये स्टडी किस लिए हुई थी और इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं। इनका रिज़ल्ट शेयर करने का फ़ायदा ये होता है, इसके दो फ़ायदे होते हैं कि एक तो जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है रिसर्चर से, और दूसरा कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपने ओपिनियंस और कुछ ऐसी चीज़ें और फीलिंग्स वगैरह भी बताते हैं जिससे एक रिसर्चर को पता चलता है कि वो फर्दर उसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात करें तो इनमें 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये वर्क करता है जो हमें ज़रूर फॉलो करने चाहिए कि हमें किसी भी पर्सन की जो उसकी रिस्पेक्ट है प्राइवेसी की, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दें, उसको ये चॉइस दें कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो पार्टिसिपेट करे। अगर वो किसी भी कंडीशन पर उसको छोड़ना चाहता है तो उसे छोड़ सकता है। किसी भी तरीके से पार्टिसिपेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए और उसके साथ पूरा जस्टिस होना चाहिए। उसके साथ जो बेनिफिट्स हैं रिसर्च के वो अच्छे तरीके से शेयर किए जाने चाहिए। ये वीडियो तो हो गया लंबा, पर मैंने आपके 20 पीरियड्स के पूरे कोर्स को, पूरे सेकंड लेसन को कम से कम टाइम के अंदर कोशिश की है कंप्लीट करने की और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया है। कहानी को बड़ी पेशेंस के साथ सुन पाए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बीच में थक गए और चले गए उनका भी धन्यवाद।